हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। तो आज हम नंबर ऑफ वैलिड सब एरेस ये सवाल करना है। देखते हैं इसमें क्या करना है। तो नम्स नाम का एक एरे मिलेगा जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे। लेट्स सपोज 1 3 2। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, बेसिकली सारे सब एरेस काउंट करने हैं। राइट। जैसे 4 बंदों का कोई सब एरे होता, तो ये जो पहला बंदा है आगे के आने वाले किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर इसके मैं सभी एरेस सब एरेस को कंसीडर करूं, 1 1 3 1 3 2 3 2 और 2, तो एक अकेला बंदा ऑलवेज वैलिड होगा। ठीक है। इस वाले सब एरे में देखें तो जो पहला बंदा है बाकी के किसी भी नंबर से बड़ा नहीं है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, 2 बंदे करेक्ट मिल गए। इस वाले सब एरे में पहले 1 है कि आगे आने वाले किसी भी नंबर से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये भी वैलिड है। अकेला बंदा अगेन वैलिड है। इस वाले सब एरे को देखो, तो जो ये पहला एलिमेंट है 3, वो रिमेनिंग एलिमेंट में से एक बंदा 2 है और उससे वो बड़ा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है। और आखिरी अगेन एक बंदा वैलिड होगा। 1 2 3 4 5, इसमें 5 वैलिड सब एरेस थे। ठीक है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको नम्स में 1 4 2 5 3, अगर आपको ये मिला होता, तो 1 से स्टार्ट होने वाले सभी एरर्स को देखते हैं। 1 ये वैलिड है, 1 4 भी वैलिड है, 1 4 2 भी वैलिड है, 1 4 2 5 और 1 4 2 5 3 सभी वैलिड है। राइट। ये सभी वैलिड सब एरर्स थे क्योंकि पहला बंदा 1 रिमेनिंग किसी से भी छोटा नहीं था, मतलब किसी से भी बड़ा नहीं था वो। ठीक है। आगे देखते हैं 4 से। 4 अकेला बंदा वैलिड है। 4 के बाद 2 आ गया। जो पहला नंबर है वो आगे आने वाले, ठीक है, आगे कितने भी बंदे आते, इससे बड़ा हो गया, मतलब ये वैलिड नहीं है। ठीक है, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये बंदा ही वैलिड हो गया, तो 4 2 5 ये तो वैलिड हो ही नहीं सकता। राइट। ये बंदा 4 जो था इससे बड़ा नहीं था, लेकिन 2 से बड़ा था वो, ये भी गलत है। 4 2 5 3 ये भी गलत है। ठीक है। आगे 2 से स्टार्ट होने वाले को देखें, तो 2 ये करेक्ट है, 2 5 ये भी करेक्ट है, 2 5 3 ये भी करेक्ट है। 2 इनमें से किसी से भी बड़ा नहीं है। राइट। आखिर में 5 वैलिड है। 5 जो है वो आगे आने वाले एक नंबर से बड़ा हो गया, तो ये गलत है। 3 ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, इस पूरे पूरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 एरेस थे, 11 सब एरेस थे जो कि सही थे। ठीक है। अगर इसी में मैं एक और इनपुट डाल दूं, फॉर एग्जांपल आखिरी में अगर यहाँ पर इन दोनों के बजाय 2 और 1 होता, ठीक है, तो अगर इतने सब एरेस को आप कंसिडर करते, 2 2 1 को, तो ये बंदा है ना आगे आने वाले किसी भी एलिमेंट से बड़ा नहीं है। ठीक है। यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर बिगर वैल्यू और इक्वल टू वैल्यू हों तो सही है काम। ठीक है, पहले वाले कंपैरिजन में इधर बड़े हों या इक्वल टू हों तो सही है, स्मॉलर नहीं होने चाहिए। इधर जैसे ही स्मॉलर होंगे अपना काम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो यही था। आप इसे सॉल्व करो, ट्राई करो इसे, मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है यार, तो देखते हैं इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। पहले इस टेस्ट के लिए देखते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या था। बेसिकली सब एरे निकालना है। ठीक है, जिसमें पहला बंदा बाकी सभी से छोटा हो या फिर बराबर हो। राइट। तो इस वाले 2 के लिए देखते हैं कि ये कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता है। 2 ये अकेला बंदा करेक्ट था। 2 के बाद एक बड़ा डिजिट आया यहाँ पे, राइट, तो भी ये वैलिड है। 2 के बाद 4 और 2 एक इक्वल डिजिट आया, बड़ा डिजिट आया, इक्वल डिजिट आया, तो वैलिड है। 2 4 2 के बाद 1, यहाँ पर जैसे ही एक स्मॉलर डिजिट आया
यहाँ पर स्मॉलर बोल सकते हो या फिर दूसरे टर्म्स में बोल सकते हो कि आपके सब एरे में पहले बंदे के बाद कोई ऐसा नंबर है जिससे ये वाला ग्रेटर है, राइट, ये वाला बिगर है। दूसरे टर्म्स में ये बंदा स्मॉलर है पहले वाले से। आपका काम यहाँ बिगड़ गया। और इसके बाद कोई भी सीक्वेंस ट्राई कर लो, 3 8 7 6, एक बंदा अगर इनवैलिड है तो पूरा पूरा इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो एक्चुअली में हम कहाँ तक वैलिड थे, हम 4 2, जब मेरे पास बिगर वैल्यू या फिर इक्वल टू वैल्यू, जब बिगर और इक्वल थे तब मैं वैलिड था। जैसे ही एक छोटा बंदा आया उसके बाद से पूरा पूरा इनवैलिड हो गया, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं यही काम करूँ हर डिजिट के लिए, मतलब 2 का स्मॉलर डिजिट यहाँ पर लाई करता है, तो कितने सब सीक्वेंस बन सकते हैं? वेल उससे पहले के सभी बन सकते हैं। 2 बन सकता है, 2 के साथ 4 बन सकता है, 2 4 2 ये बन सकता है, राइट। 4 के लिए देखूँ अगर मैं, तो इसका स्मॉलर बंदा यहाँ पे है, राइट। तो कौन कौन से सीक्वेंस बन पाएंगे? 4 बन पाएगा, उसके बाद ही 2 आने के बाद वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। 2 के साथ कौन कौन सा सीक्वेंस बन सकता है? इसका स्मॉलर यहाँ पे है 1, अकेला 2 सिर्फ बन सकता है, ठीक है। 1 के कितने डिजिट्स बन सकते हैं, कितने सब एरर्स बन सकते हैं? तो इसका स्मॉलर यहाँ पर है ही नहीं, राइट, 3 नहीं है स्मॉलर। तो ये पूरा पूरा लास्ट तक जा सकता है। 1 खुद भी वैलिड है और 1 3 ये भी वैलिड है, ठीक है। तो कुछ और टेस्ट केस के लिए देखते हैं इस आइडिया को और फिर इसे कोड कर देंगे, ठीक है यार। तो इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं काम कैसे करना है। बेसिकली अगर मैं 4 के स्मॉलर बंदे की बात करूँ तो वो यहाँ पे है 3, राइट। तो वैलिड सीक्वेंस कितने बने? 4 वैलिड है, 4 के बाद 12 भी वैलिड है, ये दोनों मिलके 12 वैलिड बना रहे हैं। 4 12 और 5, इतने में से 4 से स्मॉलर बंदा कोई भी नहीं है, वैलिड है। एक स्टेप और आगे जाएंगे, यहाँ पर मुझे एक स्मॉलर बंदा मिल गया, ठीक है। यहाँ पर जाके मैं अपना काम रोक सकता हूँ। बेसिकली मेरा डेलीमीटर, मेरा मतलब स्टॉपिंग पॉइंट कौन सा है? मेरा अगला स्मॉलर एलिमेंट, राइट। और मुझे क्या करना है? उसके बीच के सारे सब एरर्स को काउंट करना है जो मुझसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और यही काम मैं फिर बाद में 12 के लिए भी करूँगा। 12 से स्टार्ट होने वाले सभी सब एरर्स को काउंट कर लूँगा। इसका स्मॉलर स्मॉलर तो सभी हैं वैसे, 5 पे ही जाके ये रुक जाएगा, राइट। 12 के बाद 5 यही इनवैलिड हो जाएगा, ये 5 भी 3 पे ही जाके इनवैलिड हो जाएगा। 3 से स्मॉलर बंदा यहाँ कोई भी नहीं है, ठीक है। तो 3 3 8 3 8 5 ऐसे बढ़ते रहेगा, ये पूरा पूरा आखिरी तक 7 तक जाएगा। 8 स्मॉलर आगे में ही है। 5 से देखते हैं, देखो 5 से अगर देखें, 5 ये करेक्ट बंदा है। 5 9 ये भी करेक्ट है, इसका स्मॉलर 4 है, तो 5 9 5 ये भी करेक्ट है, ठीक है। मुझे कंडीशन में क्या मिला था कि पहला बंदा बिगर वैल्यू नहीं होना चाहिए बाकी रिमेनिंग में से किसी से भी। अभी ये इक्वल टू है, राइट, लेस देन है और यहाँ पर से इक्वल टू है, तो ये भी वैलिड है। अगला बंदा अगर मैं लेता तो अब ये बंदा जीरोथ इंडेक्स वाला अब बिगर हो गया 5 के कंपैरिजन में, अब ये गलत हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें हर एलिमेंट के नेक्स्ट स्मॉलर ऑन राइट ये ढूंढना है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि इंडेक्सिंग से ये कैसे कर सकते हैं। अगर मैं सभी के इंडेक्सिंग लिख दूँ यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 4 के लिए आपको पता है कि यार 3 आपका स्मॉलर था, ठीक है, तो आप यहाँ पे लार्जर मतलब स्मॉलर वैल्यू का इंडेक्स 3 -0 कर दो तो 3, बेसिकली आपको पूरा पूरा सीक्वेंस बता दे रहा है कि आप 3 नंबर तक जा सकते थे, 4 4 12 और 4 12 5, राइट। एक और केस के लिए देखते हैं, 5 के लिए देखते हैं। 5 का स्मॉलर 8 पे है, यहाँ पर भी यहाँ पे ये 3 बंदे बन रहे हैं वैलिड, ठीक है। तो इस केस में करंट इंडेक्स 5 है और जो स्मॉलर वैल्यू का इंडेक्स है, स्मॉलर वैल्यू का इंडेक्स 8 है, ठीक है। 8 -5 ये भी 3 ला के देगा और आपके 3
3 अलग अलग सब एरेस बन रहे हैं। आप इंडेक्सिंग को बेसिकली यूज़ करके डायरेक्टली सब एरेस काउंट कर सकते हो। ठीक है, कुछ और केस जैसे 3 का इसमें पूरा पूरा कोई भी सब एरे नहीं है, तो मतलब कोई भी वैलिड स्मॉलर एलिमेंट नहीं है, राइट। इसके लिए अगर मैं कंसिडर कर लूँ कि यार इसका स्मॉलर एलिमेंट यहाँ पर है एक 11th इंडेक्स पे, ये एक्चुअली में बनाएंगे नहीं, बस कंसिडर कर लें। तो 11th इंडेक्स -3 इक्वल टू 8। ठीक है, देखते हैं। एक बंदा, दो बंदा, 3, 4, यहाँ तक 5, 6, 7 और 8, ये करेक्ट वर्क कर जाएगा। अगर मैं जिनके कोई भी ग्रेटर स्मॉलर एलिमेंट नहीं है उसे मैं एरे के जस्ट लेंथ के जितना मान लूँ इंडेक्सिंग, तो ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। वेल मैं हर एलिमेंट के लिए आगे जाके सर्च तो कर सकता हूँ, उससे मुझे स्मॉलर एलिमेंट मिल तो जाएगा, लेकिन जो एरे की लेंथ है, इस बार एरे की लेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा है, 5 × 10⁴, यहाँ एन स्क्वायर का सोल्यूशन नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैसे हमने पहले कर रखा है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट। ठीक है, तो इस बार हम काफ़ी कुछ वही एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अभी इसे देखते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट पे देखते हैं हमें करना क्या है। तो वैसे अगर आपको स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है तो आप बोथ डायरेक्शंस पे एक स्टैक को यूज़ करके इस डायरेक्शन पर ट्रैवल करो और इस डायरेक्शन पर ट्रैवल करो, दोनों से ही आप निकाल सकते हो उसे। ठीक है, हम कौन सा देखने वाले हैं, वेल हमने जिस तरीके से नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट फाइंड किया था, हम एग्जैक्टली वही चीज़ देखेंगे। हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और जिन बंदों से हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उन्हें हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, पूरा पूरा एल्गोरिथम क्या होने वाला है, बेसिकली एक स्टैक बनेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं काम करने वाला हूँ लास्ट वाले 7 के लिए। 7 का यहाँ पे कोई भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं था, राइट, तो एक इन्फिनाइट को हमने इसके बाद कंसिडर किया था। यहाँ पर 11th इंडेक्स रखेंगे हम लोग, 11th इंडेक्स, और यहाँ पर वैल्यू -∞। वैल्यू रखने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, बस यहाँ पर देखने के लिए रखा है। ठीक है यार, तो इसका स्मॉलर जो बंदा था वो 11 इंडेक्स पे था, -∞, तो इसके मिनिमम इंडेक्स को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, और फिर ये बंदा जो है वो है 10th इंडेक्स पे 7 है। ठीक है, अगला बंदा कौन सा आता है, अगला बंदा है 9। हम इस डायरेक्शन पे बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, 6 से चेक करेंगे, 6 बेसिकली चेक करेगा स्टैक में कौन सा है 10th वैल्यू, तो वो 10th इंडेक्स, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलूँ तो ये इस बंदे से जाके चेक करेगा। ठीक है, उसने देखा कि 7 जो है वो मुझसे बड़ा नहीं है, मतलब वो मुझसे छोटा नहीं है, हमें स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, राइट। ये स्मॉलर नहीं है तो इसे पॉप कर दो, यहाँ से इसे इस बंदे को निकाल दिया गया। और अब इसका स्मॉलर, अब स्टैक में कोई भी नहीं है, मतलब किसी से भी चेकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी इसी स्मॉलर नहीं था, तो हम कंसिडर करेंगे 11th इंडेक्स को। 11th इंडेक्स वाला बंदा इससे स्मॉलर हो गया, और ये 9th इंडेक्सिंग और वैल्यू है 6, उसे यहाँ पर रख देगा। ठीक है, अब अगला बंदा 4 आया। 4 क्या करेगा, 4 बेसिकली स्टैक में पड़ा हुआ है 9th इंडेक्स, तो इनडायरेक्टली वो 6 चेकिंग करेगा। ठीक है, 6 चेकिंग किया, वो स्मॉलर एलिमेंट नहीं है तो उसे भी पॉप कर दिया, उसे पॉप कर दिया। और फिर अब स्टैक में कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी इससे स्मॉलर नहीं था, तो कंसिडर करेंगे इन्फिनाइट वाले को। 11th इंडेक्स इससे स्मॉलर है और ये खुद को 8th इंडेक्स 4 वैल्यू स्टैक पे रख देगा। ठीक है, अब बेसिकली देखो, तो इन दोनों से चेकिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको इस डायरेक्शन में जाते हुए, तो जैसे ये था बंदा, इस डायरेक्शन में जाते हुए वो स्मॉलर एलिमेंट को ढूंढ रहा है, तो अगर 6 से वो छोटा है तो 4 से, अगर 6 उससे छोटा है तो 4 ऑफकोर्स छोटा होगा, राइट। उसे इन दोनों से कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन राइट पे देखा था ये लॉजिक। ठीक है यार, तो आगे देखते हैं। 4 का भी स्मॉलर बंदा मिल गया इन्फिनाइट,
5 के लिए देखते हैं। 5 जाएगा स्टैक पे, देखेगा 8th इंडेक्स है, तो 5 अभी जाके इससे चेकिंग कर रहा है। उसने देखा मेरे बाद एक छोटा बंदा है, तो इसका वो आंसर बन जाएगा। 8th इंडेक्स इसका आंसर है, और ये खुद को स्टैक पे डाल देगा। 7th इंडेक्स वैल्यू पड़ा है 5। ठीक है, एल्गोरिथम को यहाँ पे लिखते जाते हैं। हमने क्या किया, अगला बंदा आया, उसने देखा स्टैक के पीक जो है उससे छोटा है, राइट, तो उसका आंसर है यहाँ पर 7। इसका आंसर 7 हो गया, और इसने खुद को स्टैक पर डाल दिया। 6 9th इंडेक्स। यहाँ पर से देखते हैं, यहाँ पर से काम देखते हैं क्या करना है। देखो, सबसे पहले इसने स्टैक पे देखा 6th इंडेक्स पड़ा है और वहाँ पे वैल्यू है 9, तो बड़े वैल्यू को इसने चेकिंग किया, इसने देखा वो स्मॉलर नहीं है। स्मॉलर नहीं है तो उसे रेड मार्क करो, यहाँ से उसे रिमूव कर दो, राइट। बेसिकली हम कर क्या रहे थे, जब स्टैक का पीक, इंडेक्सिंग नहीं, वैल्यू वहाँ का, ठीक है, वैल्यू ऑफ पीक जब आपके करंट वैल्यू से बड़ा था, तो हमने उस बंदे को पॉप कर दिया। यहाँ 5 करंट वैल्यू था और स्टैक के पीक पे 9 रखा हुआ था, राइट, तो हमने उसे पॉप कर दिया। अगला बंदा 7th इंडेक्स पे 5 रखा हुआ है, ये भी मुझसे स्मॉलर नहीं है, ये भी मुझसे इक्वल है, तो मैंने ग्रेटर को तो पॉप किया ही किया, साथ में इक्वल टू को भी पॉप कर दिया, राइट, 5 को भी पॉप कर दिया। ठीक है, इसलिए ये वाला बंदा भी रेड हो गया। अब हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक बंदे से थी, 4 से। 5 ने देखा कि स्टैक के पिक पे 8 इंडेक्स 4 वैल्यू पड़ा है, तो इसका स्मॉलर बंदा हो गया 8 इंडेक्स वाला, राइट। मतलब सभी बंदे को पॉप करते जाओ, यहाँ पे लूप पे सभी को पॉप करते जाओ, और इसके बाद जो भी बचेगा वो आपका ग्रेटर स्मॉलर एलिमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा। SI स्मॉलर इंडेक्स स्टैक के पीक पे होगा, और स्टैक का पीक अगर एम्प्टी है तो हम लेंथ को मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना होगा, तो यहाँ पर इससे पहले तक अभी हमने देखा नहीं था क्या फॉर्मूला होना चाहिए, अभी देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ हमने क्या निकाला था, स्मॉलर का इंडेक्स माइनस करंट का इंडेक्स, इतने सब एरेस बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ आंसर वेरिएबल होगा, उस पर हम ऐड कर देंगे ये स्मॉलर का इंडेक्स माइनस पे करंट इंडेक्स। ठीक है, ठीक है यार, तो आई थिंक यहाँ तक हमने सभी कुछ फिगर आउट कर लिया, हमें क्या क्या काम करना है। और लास्ट पे ये खुद को स्टैक पे भी डालता है, तो स्टैक डॉट उस आई, ये काम करना होगा। ठीक है, तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमें लास्ट से ट्रेवल करना था, राइट, तो लास्ट से ऐप शुरू करेगा और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा। ठीक है, करंट वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, नम्स ऑफ आई, और जब तक स्टैक में कोई बंदा है, स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, एंड स्टैक के पीक में जो वैल्यू है, मतलब नम्स ऑफ स्टैक डॉट पीक, जब तक ये बड़ा या इक्वल है करंट वैल्यू से, तो उसे पॉप कर दो। ठीक है, यहाँ पे पॉप हो जाएगा, और फिर हम अपना काम करेंगे। स्मॉलर इंडेक्स अभी बाय डिफ़ॉल्ट नम्स डॉट लेंथ, अगर मेरे स्टैक में कोई बंदा बचा है, स्टैक के साइज इज ग्रेटर देन 0, तो स्टैक का पीक मेरा स्मॉलर इंडेक्स होगा। तो SI इक्वल टू SI डॉट पीक।
ठीक है, अब यहाँ पर आंसर बना सकते हैं। ऐसा ही मेरा स्मॉलर इंडेक्सिंग है, माइनस पे आई, और फिर आखिरी पे स्टैक पर डाल दो करंट इंडेक्सिंग आई। ठीक है जी, तो ये काम तो कंप्लीट हो गया। अब आंसर रिटर्न कर दो यहाँ से। ठीक है, ये करेक्टली वर्क कर रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है इस पे, ये कोड सही से वर्क कर रहा है। वेल, हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है कैलकुलेट करने पे। ठीक है यार, वैसे इस कोड से पहले थोड़ा सा देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है फॉर इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन इक्वल टू एन या लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे एक और लूप लगेगा, जे अगर ज़ीरो से जे भी लेस देन एन तक जा रहा है, या फिर अभी के मान लेते हैं, के भी कोई पैरामीटर होगा जो हमें मिलेगा, वेरिएबल होगा बेसिकली। ठीक है, इस कोड के लिए देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए थी। देखो, बाहर वाला जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है, और अंदर वाला लूप k टाइम्स चल रहा है, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कुछ कांस्टेंट काम हो रहा है c का। ठीक है, तो इस पूरे पूरे कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। i की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो k जो होगा वो ज़ीरो, k नहीं जे जो होगा वो ज़ीरो से लेकर के k तक जाएगा, राइट। ज़ीरो से लेकर के k तक जाएगा, और हर बार C1 का कांस्टेंट वर्क करेगा, राइट। तो मैं अगर वर्क के टर्म्स में लिखूं, डायरेक्टली वर्क के टर्म्स में लिखूं, तो k टाइम्स ऑफ C1 ये वर्क होगा, और इसे अभी हम हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा पूरा लूप जो है वो k टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, और हर बार C1 का वर्क करने वाला है ये। ठीक है, तो जब i की वैल्यू ज़ीरो थी तो k का वर्क हुआ, k टाइम्स वर्क हुआ C1 का। i की वैल्यू जब वन होगी तो k टाइम्स वर्क होगा, और वर्क होगा कांस्टेंट का C1 का। आई की वैल्यू टू होगी तो k टाइम्स वर्क होगा C1 का। ऐसे बढ़ते बढ़ते आई की वैल्यू n-1 तक जाएगी, राइट। n-1 तक जाएगा, और आखिरी में भी k माइनस सी ऑफ आई इतने का वर्क होने वाला है। ठीक है, तो ये कितने बार इतने का वर्क हुआ है, इसे अगर मुझे काउंट करना हो मैं क्या करूँगा। आई की वैल्यू ज़ीरो से लेकर के n-1 तक चली, इसका मतलब टोटल n बार ये लूप चला था, राइट। n बार ये लूप चला था, और हर बार काम हुआ है के टाइम्स सी ऑफ आई का। तो के टाइम्स सी ऑफ आई प्लस के टाइम्स सी ऑफ आई प्लस के टाइम्स सी ऑफ आई, ऐसे ये n टाइम्स चला। ये बेसिकली हो जाएगा n टाइम्स के टाइम्स सी ऑफ आई, और ये कांस्टेंट बंदे को अगर मैं अभी हटा दूं तो n टाइम्स के, बेसिकली इतने का वर्क हो रहा है, जहाँ पे n और k दोनों ही मेरे इनपुट के पैरामीटर हैं। ठीक है, तो इसी टाइप को एग्जैक्टली यही एल्गोरिथम मतलब तरीके को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वाले लूप को देखें तो i की वैल्यू जब n-1 थी तो हमने अंदर कितने का काम किया। अगर मैं इस वाले से पहले, इस वाले लूप से पहले इतने बंदे को देखूं, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट का वर्क हो रहा है, राइट। यहाँ इंटीजर बन रहा है और नम्स डॉट लेंथ लिया है, यहाँ पर भी इफ कंडीशन पे स्टैक डॉट पीक किया, यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और स्टैक पे डाला हमने। स्टैक पे डालने का काम भी ओ ऑफ वन पे होता है। ठीक है, तो सारा काम ओ ऑफ वन का था, या आप बोल सकते हो ये कांस्टेंट वर्क है कुछ के। ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्सिटी पूरा पूरा डिपेंड करेगा इस लूप पे। ये लूप कितने बार चलेगा, वेल ये लूप तभी चलेगा
जब स्टैक पे कोई बंदा होगा और साथ में ये वाली वैल्यू की कंडीशन ट्रू होल्ड करती है। अगर ये कंडीशन पे ये डिपेंडेंट है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये लूप कितने बार चलने वाला है, राइट। तो अभी मान लेते हैं कि ये लूप कुछ एक्स बार चलेगा या फिर ए बार चलेगा, ठीक है। अभी हमने वर्क कितने का किया है, हमने ए का वर्क किया है, ठीक है। ए का वर्क स्टैक डॉट पॉप पे किया है। जब आई की वैल्यू n-2 होगी तो फिर से अगेन हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ये बोल सकते हैं कि बी का कुछ वर्क हुआ होगा, n-3 पे सी का कुछ वर्क हुआ होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते आई की वैल्यू 0 तक जाएगी। आई की वैल्यू 0 हुआ तो मान लेते हैं z ऐसा कुछ वर्क हुआ है। एग्जैक्टली अगर मैं अभी कैलकुलेट करूं, इससे पहले वाले केस पे मैंने क्या किया था, इन सभी को n टाइम्स ऐड कर दिया था, राइट। इस बार मैं इन सभी को ऐड करूं तो मुझे ये तो पता है कि यार मुझे n टाइम्स ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ऐसे करते हुए, राइट। n टाइम्स ऐड करना है, लेकिन मुझे पता नहीं ना कि ये इनका सम कितना है, ठीक है। आप अगर वर्स्ट कंडीशन पे देखो, वर्स्ट कंडीशन पे अगर देखें मैं इसे, तो आप स्टैक में कोई बंदा होता है तो ही उसे पॉप करते हो, राइट। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला काम भी नहीं होने वाला, लूप नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम मेरे पूरे पूरे कोड में एक बार देखिएगा, मैंने पूरे कोड में सिर्फ एक जगह ही स्टैक में एलिमेंट को पुश किया है, राइट, यहाँ पे। और ये जो लाइन है वो टोटल n टाइम्स चलता है। तो आप ये बोल सकते हो कि स्टैक पे मैक्सिमम n एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे स्टैक पे मैक्सिमम n एलिमेंट्स हो सकते हैं तो ये जो लूप है वो भी मैक्सिमम n टाइम्स ही चल सकता है। मतलब इन सभी का जो सम है वो लेस देन या इक्वल टू होगा n के, राइट। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि n एलिमेंट्स मैंने इस पे डाले थे 1 2 3 4 ऐसे करके और सभी के सभी पॉप हो गए, राइट। ऐसा नेसेसरी नहीं है, वो वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो अब किसी भी टाइम पे देखो तो या तो आपके स्टैक पे कोई नहीं होगा या फिर स्टैक में कोई ना कोई बंदा होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि n से कम चले जाए, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी ये लूप जितने बार एग्जीक्यूट होने वाला है वो हमेशा n से लेस होगा या फिर इक्वल होगा। एक्चुअली में n-1 होना चाहिए ये, क्योंकि आपने जब आखिरी बार लास्ट आइट्रेशन चलाया था तो स्टैक पे वैल्यू डाला, उसके बाद उसे कभी पॉप नहीं किया आपने, ठीक है। तो इस वाले अगर कॉम्प्लेक्सिटी को देखें अभी, तो इन सभी को सम करने पे वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू n आ रही है। तो वर्स्ट कंडीशन पे देखा जाए तो आप बोल सकते हो कि n इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ होगा, सभी बंदे निकल गए, ठीक है। तो ये O ऑफ n का वर्क हो गया ओवरऑल पूरा, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी इतनी था O ऑफ n का, ये था सॉल्यूशन। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।